कैसे हो बेटा? बेटा मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में लास्ट वाले लेक्चर में बेटा हमने देखा था सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट। इतनी बात बेटा क्लियर हुई। आज बेटा हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। क्लियर है? तो हेडिंग लिखो बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। देखो हम बात करें ना बेटा, न्यूक्लियस होता है हर मटेरियल के लिए। अगर बात करी जाए एटम में, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? घूमता है। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज तो ये तुम्हें पता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। दूसरी बात बेटा आपको ये पता होगी कि न्यूक्लियस बेटा स्पिन भी करता है। शायद वो भरा होगा बेटा इस तरीके से, एनर्जी लेवल वाली कहानी याद है? पी में 3 डब्बे याद है? कुछ इस तरीके से भरा हो। क्लियर? तो दो चीजें होती बेटा। क्या क्या होता है? एक तो इलेक्ट्रॉन बेटा अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है? रिवॉल्व करता है। अब वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। दूसरा क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। क्लियर है बेटा कि नहीं है? ऑर्बिट करता है। क्लियर हुआ? तो हर एटम के पास बेटा दो वजह से मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप होता है। एक किसकी वजह से बेटा? एक ऑर्बिटिंग की वजह से और एक अपने एक्सिस पे रिवॉल्व होने की वजह से। ये दो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, एक एटम में मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप्ड होता है। क्लियर है बेटा? लिखो इस कहानी को, लिखो बेटा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स या ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स around the nucleus and also electron spin about its own axis and also electron spin about its own axis. क्लियर हुआ बेटा? लिखो, these two causes a magnetic dipole moment to an atom. क्लियर बेटा? ये दो कॉज करते हैं बेटा। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक एटम के पास आपका डाइपोल मोमेंट होगा ही बेटा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात हो सकता बेटा एक इलेक्ट्रॉन ही है जो ऐसे घूम रहा हो और एक इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे घूम रहा हो, तो इसके ऑर्बिट की वजह से क्या आ जाए? जीरो आ जाए। और ऐसे बेटा अगर पेयरिंग है तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो उसकी भी नेट डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। तो लिखो बेटा, एन एटम में और मे नॉट हैव, एन एटम में और मे नॉट हैव नेट डाइपोल मोमेंट। ये हो सकता है बेटा एक एटम का नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो? जीरो हो। क्लियर हुई ये बात कि नहीं हुई? आगे देखो बेटा, एक चीज समझो, जो स्पिन की वजह से आता है ना बेटा, वो स्ट्रांग होता है। इसके कॉज पर बहुत ज्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला। क्लियर है? दो वजह से आया। किसकी वजह से बेटा? एक ऑर्बिट होने की वजह से आया और एक स्पिन होने की वजह से आया। क्लियर है? तो जो स्पिन होने की वजह से आता है ना बेटा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप करता है। लिख लो इस बात को, magnetic dipole developed due to the spin is much higher as compared to dipole developed due to the orbiting around nucleus. क्लियर बेटा? आगे बढ़े। क्लियर है? अब देखो, अब बेटा अगर हम किसी भी मटेरियल को, क्लियर है, एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। क्लियर? देखो ध्यान से, हमने क्या किया बेटा, एक मटेरियल लिया, इसको
एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड का हमने नाम रख दिया बेटा, चलो मान लेते हैं बी। क्लियर है? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, ये बी। इस मटेरियल को बेटा हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो दो काम होता है। देखो अगर इसके एटम के पास दो तरीके के होंगे, इसके एटम के पास अगर डाइपोल मोमेंट है, क्लियर बेटा, तो वो क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम में आए। अब अगर आपको याद हो बेटा इक्विलिब्रियम में कब आता था, अगर एक आप बार मैग्नेट एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते थे तो इक्विलिब्रियम में कब आता था बेटा, जब आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था बेटा, सेम। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ भी वही कहानी चलेगी। आगे बात कि अगर मटेरियल में हर एटम के पास अपना डाइपोल मोमेंट है तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते से ही जो उसके एटम्स होंगे बेटा या उसका डाइपोल मोमेंट होगा ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगा बेटा, उसी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा बेटा हो सकता है इंडिविजुअल एटम्स के पास डाइपोल मोमेंट ना हो। क्लियर है? तब अगर बेटा हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं ना तो दूसरा कॉज क्या होता है, वो उसके एटम को डिस्टर्ब करता है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। क्लियर है? और वो डाइपोल मोमेंट हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डेवलप होगा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? पक्की बात, लिखो पॉइंट। if a material is placed in external magnetic field, क्लियर हुआ बेटा? तो क्या होगा, दो चीज देखो। पहला if individual atom have dipole moment। क्लियर बेटा? लिखो then dipole moment of each atom is aligned in direction of external magnetic field, to achieve stable equilibrium। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बढ़े। दूसरा लिखो बेटा। अच्छा एक चीज सुनो, ये पता कहाँ होगा, ये अभी आगे मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। आपने शायद सुना हो टाइप ऑफ मटेरियल में बेटा फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो जो मैंने अभी ये पहला पॉइंट लिखाया है ना, ये फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अगला लिखो बेटा। इफ सेकंड चीज क्या होगा, इफ इंडिविजुअल एटम does not have any dipole moment placed in external magnetic field, लिखा बेटा? क्लियर हुआ? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब सुनो आगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने से क्या हुआ बेटा, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आया। और वो डिस्टर्बेंस कैसा होगा बेटा, वो एक डाइपोल मोमेंट जनरेट करवा देगा और एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो बेसिकली एनर्जी का खेल है। डिस्टर्बेंस हुआ बेटा तो कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा मैग्नेटिक फील्ड ने, तो वो कहाँ स्टोर होगा, इस तरीके से आप सोच सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? लिखो बेटा। प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन external field disturb the atom and generated a dipole moment लिखा बेटा? डाइपोल मोमेंट opposite to the applied external field। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात। अब देखो बेटा कुछ बातें ध्यान से सुनो।
मैं तुमको रिवीजन सा कराता हूं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी याद है बेटा? एक हम लगाते थे ई एक्सटर्नल इक्वल टू बेटा हमने बोल दिया ई, आ गई बात बेटा। इसमें हम एक मटेरियल रखें जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना बेटा? एप्सिलॉन आर था। तो यहाँ ई नेट कितना हो जाता था बेटा? क्या ई नेट हो जाता था बेटा? ई माइनस ई इंड्यूस्ड। क्लियर है बेटा कि नहीं है? और ई नेट को हम क्या लिखते थे बेटा? ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, या इसी को हम के बोलते थे। याद आया कुछ? बहुत पहले हमने पढ़ा था बेटा ये। आ गई बात कि नहीं आई? क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, सेम चीज ऐसे यहां भी होता है। अगर हम क्या करें, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लें बी एक्सटर्नल बेटा, इसको मैं बोल देता हूं बी। इसको क्या नाम दिया बेटा हमने? बी। और इसमें बेटा एक मटेरियल रखे हम। मटेरियल बेटा रखने के बाद इसमें भी बी नेट क्या होगा? बी नेट होगा बेटा डिफरेंट फ्रॉम बी। मतलब यहां भी क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में भी बेटा सेम कहानी हुई। क्लियर है कि नहीं है? अब सुनो बेटा, जो बी नेट आएगा बेटा उसको हम लिखते हैं म्यू आर टाइम्स बी। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात। अब देखो बेटा, म्यू आर क्या है? म्यू आर बेटा, म्यू आर है रिलेटिव। ये परमिटिविटी था बेटा, ये परमिबिलिटी है। परमिबिलिटी याद करो, म्यू नॉट क्या था? रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा ये क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी लिख लो। वेयर म्यू आर इज रिलेटिव परमिबिलिटी। अभी इसको बेटा हम डिफाइन करेंगे कि क्या चीज है। अभी बेसिक बातें लिख लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात बेटा। डायग्राम बना जाओ, डायग्राम बनाओ। लिखा बेटा? लिखो। if a material is placed inside a external magnetic field, then net magnetic field get change inside the material। लिखा बेटा? inside the material। अब वहां बेटा याद करो, इसको हमने कैसे डिफाइन किया था? इट इज द फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड गेट रिड्यूस। याद आया? तो यहां पर क्या हुआ बेटा? रिलेटिव परमिबिलिटी क्या हुआ? वो फैक्टर जितने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है बेटा। ये इसमें कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है कि म्यू आर ग्रेटर देन 1 ही होगा या लेस देन 1 होगा बेटा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात बोलो बेटा। सब कुछ छाप लिया? यहां से बेटा मैं म्यू आर की वैल्यू डिफाइन करता हूं। म्यू आर इक्वल टू होता बेटा बी नेट डिवाइडेड बाई बी। मतलब क्या आ गया? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। ये हुआ बेटा कि नहीं हुआ? डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। क्लियर? अब इधर याद करो बेटा, एक बात याद करो, ये रफ लिख लिया? इसी को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी समझा देता हूं। इधर देखो,
आप बेटा B लिखते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M डिवाइडेड बाई कितना बेटा R स्क्वायर। यही मैग्नेटिक फील्ड आप लिखते थे जिस उस मैग्नेट के लिए जिसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m हो। इधर देखो बेटा, अब अगर बात करूं बेटा मैं लिखूं B मीडियम, तो यहां कितना आएगा बेटा, उस मीडियम का परमिबिलिटी अपॉन 4 पाई M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। डिवाइड करो बेटा, क्लियर है। तो यह आ जाएगा B डिवाइडेड बाई B मीडियम, बेटा ये मर जाएगा, ये मर जाएगा और ये मर जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, क्या ये आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू, और यहां से ध्यान से देखो बेटा B नेट या B मीडियम यही क्या है, B नेट हो रहा था आपका। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, पक्की बात। यहां से देखो बेटा क्या ये आ जाएगा 1 अपॉन म्यू R, तो यहां से आ गया बेटा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू। क्लियर है। तो ये इंप्लाइज क्या करता बेटा, म्यू R इजकल टू म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। देखो क्या ये भी वही डिफिनेशन आ गया कि नहीं आ गया। क्या चीज है बेटा, ये रेशियो ऑफ द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। छाप दो सारी कहानी, छाप दो बेटा जल्दी से, इसके बाद हम आगे बातें करेंगे। लिखा बेटा, पक्की बात लिखो। रिलेटिव परमिबिलिटी इज रेशियो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। आगे बात अब सुनना ध्यान से। हमने क्या किया बेटा, एक एक्सटर्नल फील्ड लिया E, मैग्नेटिक फील्ड लेना B, ठीक है। इसमें बेटा हमने एक मटेरियल रखा, कोई मटेरियल है। क्लियर हुआ बेटा। अब इस मटेरियल की अगर बात करोगे आप, तो इस मटेरियल में बेटा रखने से देखो, अगर ये मटेरियल बेटा लकड़ी का हो तो क्या होगा, कभी आपने देखा कि कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, नहीं। लेकिन बेटा अगर यही मटेरियल लोहे का हो तो, आयरन का हो तो क्या देखा है, क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है कि नहीं। क्लियर हुआ बेटा। तो अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये किस बात पे डिपेंड कर गया बेटा, कि आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है। क्लियर है बेटा कि नहीं है। दूसरी बात सुनो बेटा, क्या ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है। क्लियर है बेटा कि नहीं है। तो इस मटेरियल में क्या होगा बेटा, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या कहानी बनेगी, ये मैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा। ये क्या होगा बेटा, मैग्नेटाइज होगा। अच्छा, कितना मैग्नेटाइज होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा है। क्लियर बेटा। अच्छा, ये दूसरी बात बेटा, ये कितना मैग्नेटाइज होगा ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल फील्ड कितना है। क्लियर है बेटा कि नहीं है। तो बेसिकली यहां पर दो टर्म आ रहे हैं, ध्यान से देखो। एक वो टर्म आ रहा है बेटा जो ये अचीव कर रहा है, क्लियर है कि नहीं है। और एक टर्म क्या आ रहा है बेटा, एक ये टर्म आ रहा है जो इसको अचीव करवा रहा है। क्लियर है कि नहीं है बेटा। देखो ये क्या है, ये एजेंट है बेटा, ये कॉज है जो इसमें हुआ। क्लियर है कि नहीं बेटा। तो यहां से दो चीजें आएंगी, एक आएगा बेटा मैग्नेटाइजेशन और एक आएगा मैग्नेटाइजिंग। तो मैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या हुआ, जो कर रहा है, ये वाली कहानी आगे बात की है बेटा। क्लियर है। और मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, जो इसने अचीव किया। कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, पक्की बात, बोलो बोलो बोलो, कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे ना बेटा। ये मैग्नेटाइजिंग हुआ, ये कॉज हुआ। क्लियर है बेटा कि नहीं है। और ये क्या हुआ, इफेक्ट हुआ बेटा। शायद पीछे मैंने उल्टा बोल दिया था, ये कॉज है बेटा, ये क्या उसका इफेक्ट है। क्लियर है बेटा कि नहीं है। लिखो अगला पॉइंट, लिखो बेटा, ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो और लिखो।
if a material is placed inside external magnetic field, clear बेटा, then it get magnetized होगा। मैग्नेटाइज किस बात पर डिपेंड करेगा बेटा? दो बातों पर लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। पहला किस पे बेटा? देखो मैंने एक्सटर्नल फील्ड सेम लिया, ये एक आयरन क्या लिया बेटा, एक लकड़ी का लिया, तो आयरन वाला क्या होगा? ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा? लिख लो, डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, टाइप ऑफ मटेरियल। सेकेंड लिखो बेटा, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, पक्की बात। अब सुनना बेटा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड बेटा बी हमने अप्लाई किया, ठीक, और पूरे बोर्ड में मान लेना ये इस डायरेक्शन में है। और फिर से हमने क्या किया बेटा, एक मटेरियल लिया और इसमें रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में, ये बी एक्सटर्नल है, इजिकल टू बेटा हम बी मान के चल रहे हैं इसे। एक्सटर्नल फील्ड में मटेरियल रखा बेटा। अब सुनना ध्यान से, अब होगा क्या बेटा, इसमें जो होगा बी नेट कितना हो जाएगा? क्या बी नेट होगा बेटा म्यू आर बी? कितना होगा बेटा? म्यू आर बी होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अरे बोलो, पक्की बात। अब दूसरे तरीके सोचो बेटा, ये जो बी नेट आएगा ये किसके बराबर होगा? ये दो चीजों के बराबर होगा। एक तो होगा बेटा आपका बी एक्सटर्नल, किसके बराबर बेटा? बी एक्सटर्नल, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, और इसको भी वेक्टर फॉर्म में बेटा लिख देता हूं मैं। क्लियर है? बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब बेटा यहां पर क्या है कि जो मटेरियल रखने से जो ये मैग्नेट बना उसने और कितनी फील्ड कर दी। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? क्या ये इसके बराबर होगा बेटा कि नहीं होगा? तो क्या आप इसको लिख सकते हो, ध्यान से देखना, म्यू आर बी इजिकल टू बी प्लस बी इंड्यूस्ड, या बेटा फिर बी इंड्यूस्ड कितना? म्यू आर माइनस वन इंटू बी। ये आपने बेटा पहले भी मिलते जुलते फार्मूले पढ़े थे, याद करो। ई इंड्यूस्ड याद आया? कैसे सॉल्व करते थे? देखो ध्यान से, हम लिखते थे बेटा ई नेट इजिकल टू बेटा उसमें अपोजिट डायरेक्शन में ही इंड्यूज होता था। क्लियर बात आई? ई नेट हम लिखते थे बेटा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। क्लियर है बेटा? और इस ई नेट को हम लिखते थे ई एक्सटर्नल बाई के। याद आया बेटा? इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, सॉल्व कर लेते थे। याद आया कि नहीं याद आया? बिल्कुल वैसे ही कहानी है बेटा कि नहीं है? बस इसमें एक ही फर्क है कि इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा डिपेंड करता मटेरियल पर कितना होगा और डायरेक्शन भी। याद करो, दो तरीके से इंड्यूस बताया है। सेम डायरेक्शन में कब बेटा? जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होगा। अगर डायामैग्नेटिक हुआ तो सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट। तो ये साइन वाला पंगा रहेगा, इसलिए मैंने वेक्टर लगा दिया है। यहाँ पर बेटा क्लियर होता था कि साइन का कोई पंगा नहीं है। याद आ गई बात कि नहीं याद आ गई? क्लियर है? ये तो याद होगा ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट से लिंक करके पढ़ लिया ना बेटा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हवा हवाई है। आ गई बात? छाप लो बेटा। नेट हेडिंग लिखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल।
नेट छाप लो इतना सारा कुछ। चलो हेडिंग लिखो बेटा, सम बेसिक डिफिनेशंस, कुछ बेसिक डिफिनेशंस पढ़ेंगे बेटा जो डायरेक्टली बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड। क्लियर है? इधर देखो बेटा, हमने क्या लिया, एक्सटर्नल फील्ड लिया बी। कहीं गलती से मैं ए लिख दिया करो बेटा तो देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही होगी तो बी ही रहेगा वो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही लिंक करके, तुम्हें भी ऐसे ही याद होना चाहिए। पूरा ये चैप्टर ही ऐसे चला, अगर आपको याद हो। अरे भैया बार मैग्नेट डाइपोल जैसा चला है, उसके टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी बेटा सारी चीज़ें वो ऐसे ही चली है, तो ये भी ऐसे ही चल रहा, कुछ नया नहीं है। हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लिया बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हमने क्या किया, एक सब्सटेंस लिया, यहां पे फिर से लाके रखा, इसकी बेटा जो परमिबिलिटी है वो म्यू है, मतलब म्यू इजिकल टू कितना होगा बेटा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होगा। क्लियर है? अब देखो बेटा, मान लेते हैं ये पैरामैग्नेटिक था, तो इधर बेटा साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आना चाहिए पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए बेटा। तो यहां देखो, यहां एक फील्ड लाइन ऐसे डेवलप होगी नहीं होगी, इंड्यूस्ड वाली, और ये बाहर ऐसे जाएगी घूम के, जाएगी बेटा कि नहीं जाएगी? क्लियर है? तो देखो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया, आगे बात बेटा। और यहां नेट क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हो गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ गया। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात। अब यहीं पे एक दिक्कत आई, दिक्कत क्या आई, हमने एक्सटर्नल लगाया था बी। क्लियर बेटा? और ये बेटा वैक्यूम था साइड में, तो बी मटेरियल आते से ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करने की सोच रहे हैं। अब सुनना ध्यान से बेटा, यहां बी नेट कितना हुआ होगा, देखो बाहर था बी, ठीक है, ये था आउटसाइड। क्लियर है? बी कहां था बेटा, आउटसाइड। डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम सोचो पता नहीं क्या हो गया था, भूत उत आ गया था, लाइट चली गई थी बेटा, और कुछ नहीं हुआ है। आगे बात, ये आउटसाइड के लिए था बेटा। क्लियर? इधर देखो, बी इनसाइड कितना होगा, क्या बी इनसाइड होगा बेटा, म्यू इंटू बी। बोलो 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 बोलो, ये सेम रहा बेटा कि चेंज हो गया? चेंज हो गया, म्यू टाइम्स बढ़ गया, सॉरी म्यू आर टाइम्स बढ़ गया होगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? अब सुनना ध्यान से, मैंने एक काम किया दोनों में से, यहां से मैंने एक चीज किया, मैंने एक टर्म डिफाइन किया, उस टर्म का नाम अभी हम रख लेंगे। चलो उस टर्म का नाम रखते हैं बेटा हम एच। क्या रखते हैं? एच। और उस टर्म को बेटा मैंने बोला ऐसा करो, बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट कर दो। क्या कर दो बेटा, बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट कर दो, ठीक है। अच्छा मैंने कहा यहां से भी डिफाइन करो एच डैश, और एच डैश क्या कर दो बेटा आप, ये बी इन डिवाइडेड बाई उसकी परमिबिलिटी से डिवाइड कर दो, म्यू से। क्लियर बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? आगे बात, इधर देखो बेटा, यहां तो आ गया बी बाई म्यू नॉट, ये क्या आया, एच डैश। एच डैश आएगा बेटा आपका बी इन कितना था, म्यू आर बी, और ये कितना होता बेटा, क्या ये म्यू आर म्यू नॉट होता है कि नहीं? तो भैया ये मरेगा बेटा कि नहीं मरेगा? क्लियर है? तो यहां से कितना आ गया, क्या ये आ गया बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। अच्छा ये एच कितना आया था बेटा, बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो क्या एक बात दिखी, ये वाला टर्म जो था ना बेटा, बी डिवाइडेड बाई, देखना बेटा एक टर्म जो डिफाइन हुआ कितना, बी नेट,
चाहे मीडियम हो चाहे ना हो बेटा, जहां पर आप हो वहां की बी नेट, जैसे मैं यहां था, क्लियर है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। यहां बी था बेटा, ये वैक्यूम था, क्या था, ये वैक्यूम था, तो यहां बी बेटा था, तो हमने क्या किया, इस बी को किससे डिवाइड किया, म्यू नॉट से, क्लियर है। और यहां बेटा मीडियम था यहां पर, तो इसको किससे डिवाइड किया बेटा मैंने, म्यू से, क्लियर है। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग आई कि सेम आई बेटा, सेम आ गई कि नहीं आ गई, तो एक समझ में चीज आनी चाहिए बेटा, बी नेट डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ दैट मीडियम, ये टर्म क्या रहा बेटा, कांस्टेंट रहा कि नहीं रहा। आगे बात, जैसे इसी में बेटा मैंने एक आयरन रखा, एक स्टील रख देता हूं, क्लियर है कि नहीं है, और बेटा इसका मैं बोल देता हूं, इसका है म्यू 1 और इसके लिए बेटा म्यू 2, तो क्या बोल सकते हो, B डिवाइडेड बाई म्यू 1 इजकल टू B डिवाइडेड बाई, ये B नेट है बेटा, इसमें B आयरन डिवाइडेड बाई म्यू 1, क्लियर है, और B स्टील डिवाइडेड बाई म्यू 2, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसे ही बेटा, ऐसे ही, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात। आगे बढ़ सकता हूं कि नहीं बढ़ सकता हूं बेटा, क्लियर है। तो हमने क्या लिखा था बेटा, सम बेसिक डेफिनेशंस लिखा था, उसमें लिखो बेटा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लिखा, सारा कुछ छाप जाओ, सारा कुछ छाप जाओ बेटा। अच्छा बेटा, इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट किससे किया है, H से, लिख दो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, छाप दो सारा कुछ बेटा। लिखा बेटा, देखो इधर, यहां से बेटा इसकी यूनिट कैसे निकाल सकते हो आप, बी की टेस्ला होती है और एप्सिलॉन नॉट की बेटा तुम्हें लिखनी आनी चाहिए बेटा। ये घूम घुमा क्या आता है, एम्पियर, लिखो बेटा, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। देखो B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, यही यूनिट बचेगा बेटा कि नहीं बचेगा, क्लियर है, अरे बोलो, अरे बोलो बेटा। और इसको आप सॉल्व कर चुके हो, एम्पियर पर मीटर एंड CGS यूनिट, एक साइंटिस्ट बेटा जिनको सबसे पहले हमने पढ़ा था ओरिस्टेड, तो लिख लो बेटा, उनके सम्मान में दिया गया है, लिख लो, एंड CGS यूनिट इज ओरिस्टेड, क्लियर हुआ बेटा। इसमें रिलेशन वगैरह आप चेक कर लेना, आपका काम है, मेरा कोई काम नहीं है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब सुनो ध्यान से, हमने बेटा क्या किया, अगर एक सोलेनॉइड लिया, इसी में लिख रहा हूं बेटा, अच्छा एक चीज और सुनो, इसका डेफिनेशन क्या आएगा बेटा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, पर यूनिट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, लिखना चाहो तो लिख लेना, क्लियर हुआ बेटा।
लिखो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी फॉर अ सोलेनॉइड, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी फॉर अ सोलेनॉइड। बेटा इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट एन आई, क्लियर है। तो बेटा एच की वैल्यू कितना, बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, कितना क्या ये, क्या ये आ गया बेटा एन आई। इधर देखो बेटा, इसी को और तरीके से लिख सकते हो आप, एन आई बाई एल, एन आई बाई एल। ये रफ करो बेटा, इधर देखो ध्यान से, हुआ क्या ये है क्या टर्म, अभी तुम्हें यूनिट समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। देखो बेटा मान लेते हैं यहां से लेके 2 मीटर है, ठीक है, और कितने टर्न है बेटा, मान लेते 15 टर्न है, लेट कर लो। और करंट कितना बेटा आई, कितना करंट बेटा आई, तो 15 टर्न में कितना करंट आ गया होगा बेटा 15 आई, कितना करंट आ गया होगा बेटा 15 आई करंट आया होगा बेटा कि नहीं आया होगा, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, कितने टर्न यहां से यहां तक बेटा 15, तो यहां मैं लिखूंगा 15 आई, क्लियर है, और डिवाइडेड बाई कितना बेटा 2, तो कितना आ गया, क्या ये 7.5 आ गया बेटा कि नहीं आ गया। तो बेसिकली बोल सकते हो आप करंट पर यूनिट लेंथ और कुछ नहीं है, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना करंट है, यही तो है बेटा कि नहीं है। तो हेडिंग लिखा था बेटा हमने मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी फॉर सोलेनॉइड, छापो ये, छाप लो ये, और लिखो बेटा इसमें इट इज करंट, करंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, लिखा बेटा। आगे लिखो, अब दूसरा टर्म डिफाइन करते हैं बेटा, कितना ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, क्लियर है कि नहीं है। अगला लिखो बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये होता है, लिखो नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, m डिवाइडेड बाई v, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर बेटा। अब देखो एक बार मैग्नेट ले लिया जाए बेटा, जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, और ये लेंथ बेटा मान लेते हैं l है, तो हम लिखेंगे बेटा I की वैल्यू m की जगह पर कितना ml डिवाइडेड बाई, इसका एरिया कितना बेटा a मान लेते हैं, इसका एरिया कितना मान लिया बेटा हमने a मान लिया, और लेंथ कितना मान लिया बेटा l था ही। अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है बेटा, कि इसमें हम पढ़ते थे ना पीछे कि पोल्स के बीच की दूरी स्लाइटली लेस होती है, लेकिन बेटा यहाँ पर हम ऑलमोस्ट क्या लेके चलेंगे, बराबर लेके चलेंगे। तो कितना आ गया बेटा ये आई की वैल्यू, क्या आ गया बेटा ये m डिवाइडेड बाई a, क्लियर है। अच्छा बेटा यूनिट देखो, इसका था एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका बेटा कितना होगा वैल्यू में मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर मीटर आएगा बेटा कि नहीं आएगा। तो एक और डिफिनेशन आ गया, क्या डिफिनेशन है बेटा, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। अरे ये यूनिट वाली बात यहाँ समझा दी, ये अलग बात समझा दी, कंफ्यूज मत होना। तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग कितना हो गया, आ गई बात बेटा कि नहीं आई, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, क्लियर बेटा। अब सुनो ध्यान से, बेसिकली ये आई और एक चीज है बेटा, आई और एच इक्विवेलेंट है। आई आपको पता क्या है, यह है बेटा बी इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई म्यू, क्लियर है बेटा कि नहीं है। ये क्या है, बी इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई म्यू। छाप लो सारी कहानी, छाप लो सारी कहानी बेटा। बेटा एक मिनट, बी इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई म्यू नोट करो, बल्कि बी इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई म्यू नॉट।
लिखा बेटा। अब एक चीज और सुनते हैं। अरे इतना लिख लिया ना बेटा। हेडिंग लिखो बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो बी नेट कितना होगा बेटा? चलो खुद से अटेम्प्ट करो। ये होगा बी एक्सटर्नल होगा प्लस कितना बेटा? बी इंड्यूस्ड। बेटा इस बी एक्सटर्नल को आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट एच, बोलो, प्लस इसको क्या लिखोगे बेटा? म्यू नॉट आई। अरे यहीं से। और ये बी नेट कितना होता था बेटा? ये होता था म्यू आर एच। होगा बेटा कि नहीं होगा? ये हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व करो, चलो अपने से सॉल्व करो बेटा। बी नेट कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका म्यू आर बी एक्सटर्नल। क्लियर है कि नहीं है? ये पढ़ चुके हो? चलो छाप लो, मैं कर देता हूँ। बी एक्सटर्नल की जब कितना लिखोगे बेटा आप? म्यू आर म्यू नॉट एच लिखोगे कि नहीं? इजिकल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई लिखोगे बेटा कि नहीं? अब एच को एक साइड ले आओ और सॉल्व कर दो। छाप लिया बेटा? सॉल्व कर लोगे ना? देखो इधर, इसमें मैं दूसरी चीज सॉल्व कर देता हूं, इसको आप कर लोगे सॉल्व। बी नेट को बेटा मैंने क्या लिखा? बी लिखा। आगे बात। अब मैंने कहा दोनों साइड बेटा इसको बी मान लो, बी नेट को दोनों साइड बेटा म्यू नॉट से डिवाइड कर दो। तो कितना जाएगा? क्या जाएगा? बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इजिकल टू एच डिवाइडेड प्लस आई। तो आई इधर ले आओ बेटा, तो एच इजिकल टू कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट माइनस आई। एक फार्मूला बेटा फ्रेम हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? छाप लो ये बात, जल्दी छाप लो। हेडिंग लिखो बेटा, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी। म्यू आर क्या था बेटा? म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट था। बी सारा बेटा कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? क्लियर है? इधर देखो बेटा, अगर इसको हम ध्यान से और देखें बेटा तो म्यू आर कितना बेटा? म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। और देखो आपका था बेटा बी नेट कितना था? क्या बी नेट था आपका बेटा? म्यू आर टाइम्स बी एक्सटर्नल अप्लाइड बोलो बेटा, यही था बेटा कि नहीं था? क्लियर है? और यहां से बेटा आप एक और रिलेशन आप बना सकते हो। क्लियर है? यहां से बेटा आप रिलेशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? क्लियर है? चलो कर लो एटम, जल्दी करो बेटा।
बेसिक बेसिक बातें। रिलेटिव परमेबिलिटी बेटा समझा चुका हूँ सारा कुछ, छाप दो उठा के पीछे चला के सारे डेफिनेशंस, और डेफिनेशन लिख लो बेटा। इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी inside the magnetized substance, inside the magnetized substance to the magnetic intensity H। अरे बता चुका हूं भैया, बता चुका हूं, भी पीछे बताया था, देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया था बेटा, H इजकल टू B मीडियम डिवाइडेड बाई म्यू मीडियम। क्लियर है बेटा कि नहीं है, याद है कुछ? तो यहां से बेटा एक डेरिवेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है, जल्दी छापो। यही लिखा बेटा, लैंग्वेज रिपीट कर देता हूं फिर से, लिखो। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, इंडक्शन बी बेटा एक मिनट, ये परमेबिलिटी का डेफिनेशन आएगा। परमेबिलिटी इज, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी टू द मैग्नेटाइज सब्सटेंस, टू द मैग्नेटाइज सब्सटेंस। अरे यहां से बेटा ये किया था ना कोई स्टील और आयरन वाला एग्जांपल लेके, तो म्यू इक्वल टू कितना है बेटा, बी मीडियम डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात। और म्यू आर के बारे में बेटा बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, ये याद रखना। परमिबिलिटी क्या है बेटा यहाँ पर, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल डिवाइडेड बाई मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्लियर है बेटा, ये ड्राइव कर चुके हो आप और कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अगला लिखो बेटा हेडिंग, पॉइंट लिख लो। फॉर रिलेटिव परमेबिलिटी, फॉर रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर डायामैग्नेटिक इज लेस देन 1, डायामैग्नेटिक इज लेस देन 1, फॉर पैरामैग्नेटिक ग्रेटर देन 1, फॉर पैरामैग्नेटिक ग्रेटर देन 1, फॉर फेरोमैग्नेटिक, for ferromagnetic much much greater than 1, much much greater than 1। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात, चलो हेडिंग लिखो बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, स्पेलिंग लिखो बेटा, SUSCE, SUSCE PT BILITY। क्लियर बेटा? अब देखो ये और कोई टर्म नहीं है बहुत बड़ी बात। अब का डेफिनेशन बेटा तुम्हें पता है, देखो इधर ध्यान से सुनना बेटा। जब हमने लिखो, इफ अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, in external field, intensity of magnetization, intensity of magnetization is directly proportional to, is directly proportional to मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। बेटा ये बता चुका था, दो बातों पर डिपेंड करता था, एक मटेरियल पर और एक मटेरियल बेटा और एक कितनी स्ट्रेंथ की आपने फील्ड लगाई है। क्लियर है? एच पर, पक्की बात बेटा। अब इधर देखो ध्यान से, यहां से बेटा अगर हम लिखें तो आई इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाएंगे, इसको बेटा जाई, यही सब्स्टिट्यूबिलिटी है बेटा आपकी, और ये है एच। तो जाई इक्वल टू कितना बेटा, आई का मॉड डिवाइडेड बाई एच का मॉड। बेटा ऐसे बोल दिया जाता है, लेकिन रेशियो इसमें थोड़ा सा पंगा होता है, क्योंकि बेटा रेशियो का अगर हमने मॉड लगा दिया ना, हमने मॉड लगा दिया बेटा, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और जाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जाई हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे लिखना, रेशियो में मत लिखना। अब मैं इसको और आगे समझाता हूँ। देखो इधर बी नेट कितना आया था बेटा, अगर आपको याद हो बोलो, फार्मूले रिलेट होंगे बेटा और कुछ नहीं। बी नेट आया था बेटा हमारा, बी एक्सटर्नल, याद आया कुछ, प्लस बी इंड्यूस्ड,
आया था बेटा कि नहीं आया था? बी एक्स नेट कितना आएगा आपका? म्यू टाइम्स म्यू आर टाइम्स बी, और ये बी एक्सटर्नल कितना था बेटा? बी प्लस बी इंड्यूस्ड आएगा बेटा कि नहीं आएगा? ये हम पढ़ चुके हैं भैया, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। इधर देखो बेटा, इस b की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? अभी हमने पढ़ा था म्यू इजकल टू बी डिवाइडेड बाई एच, पढ़ा था बेटा कि नहीं पढ़ा था? क्लियर है? मटेरियल वाली कहानी लिख सकते हो बेटा कि नहीं लिख सकते हो? अरे बोलो, पक्की बात? या इसको इधर ले आओ, चलो। बी इंड्यूस कितना क्या आ जाएगा बेटा? म्यू आर माइनस 1 इंटू बी आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? अब बेटा इस फार्मूले से मैं रिलेट कर दूं, अगर देखो बी इंड्यूस्ड होता था बेटा आपका म्यू नॉट टाइम्स आई, याद आया कुछ? अरे बोलो, म्यू आर माइनस 1 इंटू म्यू नॉट टाइम्स एच, ये हमने पढ़ा था बेटा कि नहीं पढ़ा था? सारी डिफिनेशंस ये मर गया बेटा, तो I इजकल टू कितना आ गया बेटा? म्यू आर माइनस 1 इंटू एच। बेटा यहां से कंपेयर कर लो, क्या बेटा जाई इजकल टू आ गया म्यू आर माइनस 1। क्लियर है बेटा कि नहीं है? छाप जो सारी कहानी, डिफिनेशंस है बेटा और कुछ नहीं है। तो बेटा यहां से म्यू आर कितना आ जाएगा? जाई प्लस 1। क्लियर है? अब देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए बेटा म्यू आर ग्रेटर देन 1 था। क्लियर है? और डायामैग्नेटिक के लिए बेटा लेस देन 1 था। तो लिख लो बेटा, जाई इज निगेटिव फॉर डायामैग्नेटिक, जाई इज निगेटिव फॉर डायामैग्नेटिक एंड पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? तो बेटा आज इतना ही करेंगे हम, बाकी आगे देखते हैं।